नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 17th बीपीएससी के लिए रिवीजन बैच को हम लोगों ने शुरू किया था, जो कि खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच से लिया गया है। और हम लोगों ने साइंस के पोर्शन में से फिजिक्स के 2 पार्ट को हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें से फिजिक्स के 2 पार्ट में एक था उष्मा और उष्मागतिकी और दूसरा जो चैप्टर था चुंबकत्व था। और अभी जो हम लोग जो देख रहे थे वो प्रकाश व रंग से रिलेटेड क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का सेट देख लिया था। तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, यदि प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाए तो कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा। तो आप जानते हैं कि विबज्योर के बारे में आप जानते होंगे, विबज्योर। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जिस विक्षेपण होता है वो वायलेट कलर का विक्षेपण होता है, और सबसे कम जो विक्षेपण होता है वह रेड कलर का सबसे कम विक्षेपण होता है। तो सर्वाधिक रंग विक्षेपण होगा वायलेट का, जिसमें इसमें वायलेट ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या है प्रकाश की प्रकृति? कण के समान है, कण व तरंग के समान है, ना तो कण और ना ही तरंग के समान है। तो फिजिक्स में जो है वो क्वांटम का सिद्धांत है, इसमें जो है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है कण जो है प्रकाश जो है वो कण के समान है, ना कि तरंग के समान। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। और आप जानते हैं कि ये क्वांटम सिद्धांत को जो है सबसे पहले जो इसका खोज किया था वो आइंस्टीन ने खोज किया था। लेकिन ये जो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत में जो कण के समान जो होता है वह मैक्स प्लैंक ने इसको बताया था। तो इसको भी आप ध्यान रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 53, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, चेहरे पर मेकअप लगाना, बूट पॉलिश करना और अपनी कार चमकाना प्रकाश के परिवर्तन की घटना को संदर्भ देता है। और दूसरा दे रखा है, पेरिस्कोप मशीन प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत का अनुपालन करती है। और तीसरा दे रखा है, नाई की दुकान में लगा पीछे वाला शीशा जिसमें हम अपने पीछे वाली हेयर स्टाइल देखते हैं बहुल परावर्तन का उदाहरण है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा असत्य है, मतलब गलत स्टेटमेंट कौन है उसको पहचानना है, इसमें देखना है। तो आप जानते हैं कि चेहरे पर मेकअप करना या बूट पॉलिश जो होता है वह प्रकाश के परिवर्तन से की घटना है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो यह पहला जो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ये दे रखा है, पेरिस्कोप मशीन प्रकाश से अपवर्तन सिद्धांत का अनुपालन करती है। तो जो पेरिस्कोप की जो प्रकाश मशीन जो है यह अपवर्तन नहीं जबकि परावर्तन, पेरिस्कोप मशीन जो है परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो स्टेटमेंट नंबर जो 2 ये गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं, नाई की दुकान में लगा पीछे वाला शीशा जिसमें हम अपने पीछे की हेयर स्टाइल देखते हैं बहुल परावर्तन का उदाहरण। तो बिल्कुल यह जो है बहुल परावर्तन का ही उदाहरण होता है। तो स्टेटमेंट ये भी सही है। तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, तो केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार 1 दे रखा परावर्तन, विचार 2 दे रखा अपवर्तन, विचार 3 दे रखा विवर्तन। तो वस्तुओं को देखने के लिए क्या आवश्यक है? तो आप जानते हैं किसी भी वस्तु को देखने के लिए परावर्तन की जरूरत होता है। जब लाइट इस पे पड़ती है और लाइट जब रिटर्न होती है तो हमें यह कोई वस्तु जो है वो दिखाई देता है। तो इसलिए परावर्तन हो जाएगा इसका आंसर। तो केवल विचार 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 पे। 55 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके असत्य कथन बताइए, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट कौन है उसको देखना है। तो देखते हैं, पहला जो दे रखा है, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और उसी तरफ आए तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो अभी आपको बताया कि जब भी लाइट पड़ता है और उससे रिफ्लेक्ट होता है तो वह प्रकाश के परावर्तन कारण होता है, वस्तु हमें तभी दिखाई देती है। तो एक स्टेटमेंट जो है सही है। चंद्रमा में विसरित परावर्तन के कारण धब्बे गड्ढे दिखाई देते हैं, ये भी सही है। परावर्तन के कारण ही जो है चंद्रमा पे जो भी सतह है उसके धब्बे गड्ढे दिखाई देते हैं। फिर दे रखा, पाराभासी वस्तु प्रकाश के सभी भाग को अपने से गुजारती है। तो पाराभासी में नहीं गुजरता है, जबकि यह पारदर्शी में गुजरता है। आप देखेंगे कोई भी चीज अगर पारदर्शी रहेगा तो प्रकाश जो है उसको क्रॉस कर जाएगी, जबकि अपारदर्शी और पारभासी में जो है वह क्रॉस नहीं होती है। तो स्टेटमेंट नंबर जो है सी नंबर जो है वो गलत है। तो असत्य पूछा तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला दे रखा है, प्रतिबिंब छायाओं से भिन्न हो सकते हैं। बी दे रखा है, तापमान परिवर्तन के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक बदल जाता है, इसलिए बहुल अपवर्तन से तारे टिमटिमाते दिखते हैं। उषा काल में चंद्रमा का दिखाई देना और आकाश में ध्रुव तारे का भी दिखाई देना ऑप्टिकल इल्यूजन अथवा प्रकाश अपवर्तन की घटना है। तो इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो ये देख लेते हैं, प्रतिबिंब छायाओं से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ये सही है। आप इसमें देखेंगे कि एक कोई जैसे पेड़ है सपोज करिए, और अगर आप यहाँ पे हैं और लाइट पड़ रही तो आपकी छाया जो है
इधर पड़ेगी, कहीं भी है तो इधर पड़ेगी, तो ये होता है प्रतिबिंब, सॉरी ये छाया होता है। और जबकि प्रतिबिंब जो होता है वह प्रतिबिंब जो होता है यह 3D होता है। प्रतिबिंब जो है 3D होता है और जबकि छाया जो होता है 2D होता है। तो ये 2D के रूप में छाया बनता है। आप ऐसे प्रतिबिंब को देख सकते हैं जब आप शीशे के सामने खड़ा होते हैं तो आपका बहुत सारे इमेजेस बनेगा आपको। तो इसमें देखेंगे आपका कान भी दिख रहा है, इधर हाथ भी दिख रहा है, आँख भी दिख रहा है, आपके पीछे का हेड भी दिखता है। तो ये जो 3D प्रतिबिंब जो होता है 3D दिखता है और छाया जो है 2D दिखता है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। सेकंड देखते हैं, तापमान परिवर्तन के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक बदल जाता है, इसलिए बहुल अपवर्तन से तारे टिमटिमाते हैं। तो आपको पता है तारे का जो टिमटिमाना है वो अपवर्तन के कारण, बहुल अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। थर्ड देखते हैं, उषा काल में चंद्रमा का दिखाई देना और आकाश में ध्रुव तारे का भी दिखाई देना ऑप्टिकल इल्यूजन अथवा प्रकाश अपवर्तन है। तो यह प्रकाश अपवर्तन नहीं है। ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब ये होता है कि चीजें जो है हमें वैसा, मतलब एक्चुअल में कुछ और होता है बट हमें दिखता कुछ और है, इसको हम लोग इल्यूजन बोलते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन का जो उदाहरण है, एक तो तारे का टिमटिमाना हो गया, जैसे पानी में कोई सिक्का रखा हुआ तो उठा दिखाई देगा, तो वह प्रकाश अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ये जो है स्टेटमेंट यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश विचार बंद रखा, आकाश में तारों का टिमटिमाना, विचार दे रखा, उस काल में गोधूली में सूर्य का आमाप, आमाप मतलब साइज होता है, इसको बोलते हैं। और विचार 3 दे रखा है, जल में पड़े सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना। तो ये जो तीनों जो है दृष्टिभ्रम का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो एल्यूजन। तो एल्यूजन जो है बेसिकली अपवर्तन के कारण होगा। तो अपवर्तन किसमें किसमें होगा? तो तारों का टिमटिमाना जो होता है अपवर्तन होता है, और अभी मैंने बताया था कि जल में पड़े सिक्के जो होते हैं वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है। तो इसमें जो है एक से अधिक इसमें स्टेटमेंट जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंद्रधनुष निर्माण के लिए कौन सी भौतिकीय घटना जिम्मेदार है? तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो आप ये देखेंगे, जैसे बेसिकली यहाँ पे सपोज करिए, मान लीजिए, तो यहाँ से अपवर्तन होता है, फिर यहाँ से आई सूर्य की रोशनी आई, फिर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा यह, जिसको TIR बोलते हैं, और फिर यह इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण हो जाएगा। तो ये जो तीनों जो घटनाएं वो होती है, इनमें भौतिक घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में तीनों ही घटनाएं होंगी। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा सही। फिर देखते हैं 59, कथन 1 जो दे रखा है, वस्तु द्वारा स्वतः के आधार पर प्रकाश उत्सर्जन। फिर स्टेटमेंट दे रखा, वस्तु द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन। कथन 3 दे रखा, प्रकाश का अपवर्तन। अब ये बोल रहा है, उपरोक्त में कौन सी घटना किसी वस्तु को देख पाने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है? तो आप जानते हैं कि मैंने बताया था उसमें कि कोई भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का प्रवर्तन जरूरी है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट नंबर 2। और पहला जो है, वस्तु द्वारा स्वतः के आधार पर प्रकाश उत्सर्जन होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है गलत है, वह 3 नंबर जो है ऑप्शन वह गलत है। प्रकाश का अपवर्तन इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है वस्तु को देखने में, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यदि प्रकाश के मार्ग में अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो भी प्रकाश किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाता है, यह घटना कहलाती है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश इसमें से आई और यह मुड़ गई, तो इसको विवर्तन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इसको विवर्तन बोलते हैं, तो प्रकाश का विवर्तन हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखते हैं 61, कौन सी घटना प्रकाश विवर्तन से संबंध नहीं है? प्रकाश विवर्तन से संबंध नहीं है, तो अच्छा, इसमें आप जानते हैं कि प्रकाश विवर्तन 3, इसमें आप उदाहरण ध्यान रखिएगा। एक तो है सूर्य की रोशनी का बादलों से गुजरना, दूसरा है खिड़की से सूर्य की रोशनी आना, और तीसरा है जंगलों में जो सूर्य की रोशनी छनकर आती है वो होता है। तो इसमें से बोल रहा है प्रकाश विवर्तन से संबंध नहीं है। तो पहला हो गया, बादलों से छनकर प्रकाश तरंग का नीचे आना, तो सही हो गया। फिर देखते हैं सेकंड ऑप्शन है, घर के झरोखे से प्रकाश का आगे बढ़ना, ये भी सही हो गया। सूर्य का लाल रंग सीधे हम तक पहुंचना, तो ये जो स्टेटमेंट है, सूर्य का लाल रंग आना, कहीं भी आप लाल रंग देखेंगे तो प्रकीर्णन आप सीधा समझ जाएं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो प्रकीर्णन के कारण ही होता है सूर्य का लाल रंग जो हमें सीधा पहुंचता है, तो प्रकीर्णन की वजह से होता है। तो जो सी नंबर जो है स्टेटमेंट, यह जो है प्रकाश विवर्तन से संबंधित नहीं है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 62 है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतित किरण परावर्तित किरण सभी एक तल पर है, यह घटना संभव है। तो यह घटना कब संभव होगा? जब प्रकाश का परावर्तन होगा। तो जानते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन में ही आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है, और आपतित परावर्तित किरण सभी एक तल पर होती है। तो ऑप्शन जो है चाहता है ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोल रहा है, TIR के बारे में पूछ रहा है, पूर्ण आंतरिक कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो पहला देखते हैं, इसमें आप जान लीजिए कि जब भी सघन से विरल में जाएगा ना, सघन से विरल में जाएगा, तब जो है
यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, किरण का विरल से सघन माध्यम की यात्रा करना। तो विरल से सघन नहीं, जबकि सघन से विरल है। किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करना, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं, आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। आपतन कोण का मान जो होता है हमेशा जो है, आपतन कोण जो होता है हमेशा क्रांतिक कोण से के मान से बड़ा होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और ए नंबर जो स्टेटमेंट है गलत है। तो आवश्यक नहीं ये पूछा, तो ऑप्शन जो है ये इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस सघन माध्यम का क्रांतिक कोण का मान सर्वाधिक होता है। तो इसका जो क्रांतिक कोण का जो मान होगा, हीरा का जो होता है वह 24 डिग्री होता है, कांच का जो होता है वह 50 डिग्री होता है, और पानी का जो होता है वो होता है 50, सॉरी कांच का होता है 42 और पानी का होता है 50। ये तो 24 ठीक है, हीरा का 24 हो गया और कांच का 42 हो गया और पानी का 50 है। तो इसमें 50 हो जाएगा क्रांतिक मान, सबसे सर्वाधिक पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का नहीं है, मतलब TIR का वो उदाहरण नहीं है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो तो आप जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। इंडोस्कोपी में भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही होता है। तो ये भी TIR कारण होता है, इंडोस्कोपी और ऑप्टिकल फाइबर। सोनोग्राफी जो होता है यह बेसिकली अल्ट्रासाउंड होता है, ये अल्ट्रासाउंड। और एरियोस्कोपी जो होता है यह नाक, यह जो है कान व गला में यह के ऑपरेशन में इसको एरिसोस्कोपी जो है काम आता है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर कि यह जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना संपोषी व्यतिकरण की है। तो संपोषी व्यतिकरण की जो उदाहरण है आप ध्यान रखिएगा, साबुन के बुलबुले का चमकना यह है, फिर है पानी पर फैली तेल बूंदे की चमकना, ये भी है, शीशे पर पड़ रहे प्रकाश का चमकना। शीशे पर पड़ रहे प्रकाश का चमकना जो है यह संपोषी व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है, क्योंकि शीशा जो होता है इसकी जो फिल्म होती है वो मोटी होती है, जो भी पतला सरफेस होगा उसी पर यह संपोषी व्यतिकरण की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यह जो है नहीं है। तो कौन सा पूछ रहा है इसमें, निम्नलिखित कौन सी घटना संपोषी व्यतिकरण, तो ये दोनों है और ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित युग में से गलत का चयन कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। लाल रंग का उपयोग खतरे के निशान में करना प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो हाँ ठीक है। फिर है सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना वायुमंडलीय अपवर्तन है। दोपहर में सूर्य आसमान का सफेद दिखना प्रकाश का विवर्तन है, और इनमें से एक से अधिक। तो आप जानते हैं लाल रंग का जहां भी बात होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सही स्टेटमेंट है। फिर है सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं है, यह स्टेटमेंट जो है गलत है। और दोपहर में सूर्य आसमान का सफेद दिखना प्रकाश का विवर्तन है, ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है। तो एक से अधिक जो है इसमें स्टेटमेंट गलत है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना का संबंध सीवी रमन से है। तो सीवी रमन का की जो घटना है वह प्रकाश का प्रकीर्णन के से संबंधित है। इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं 69 क्वेश्चन नंबर पे, निम्नलिखित में से किस प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा। तो आप जानते हैं कि प्रकीर्णन जो है बैगनी का सर्वाधिक होगा, विबग्योर। रेड का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा जो है प्रकीर्णन होगा वायलेट का। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित युगों में से असंगत युग, मतलब कौन सा मैच नहीं कर रहा है, का चयन कीजिए। ऐसा असंगत युग पूछ रहा है। तो देखते हैं, ब्लैक बॉक्स का नारंगी रंग प्रकाश का प्रकीर्णन, जूता पॉलिश व चमक प्रकाश का परिवर्तन, 3D चश्मा प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश से किनारों से मुड़ना प्रवर्तन। तो आप जानते हैं कि प्रकाश के किनारों से मुड़ना जो होता है विवर्तन होता है, प्रवर्तन नहीं होता है, विवर्तन होता है। प्रवर्तन तो होता है किसी लाइट से इसे मुड़ता है तो उसको प्रवर्तन बोलते हैं, मुड़ना जो हो गया वो विवर्तन हो जाता है। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है। 3D चश्मा का प्रकाश का ध्रुवन, ये भी सही है। जूता पॉलिश से चमक, ये तो हो ही गया, प्रवर्तन है। ब्लैक बॉक्स का नारंगी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 71 पे, कौन सी घटना प्रकाश प्रकीर्णन की नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की नहीं है। तो इसमें देखिए आकाश का रंग, कहीं भी रंग की बात होगी तो आप ध्यान रखिएगा प्रकीर्णन की बात कर रहा है। तो आकाश का रंग दिखाई देना सही है। तारों का टिमटिमाना, यह गलत है, यह तो है अपवर्तन के कारण होता है, हम लोगों ने कितनी बार देख लिया है। सूर्योदय और सूर्यास्त का सूर्य लाल दिखाई देना, तो ये फिर लाल दिखाई दे रहा है, तो ये भी प्रकीर्णन हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन नहीं है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन है। मृग मरीचिका का कारण है, तो मृग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत कथन पूछ रहा है। गलत कथन जो है उसको चुनिए। तो ये बोला है कि प्राथमिक इंद्रधनुष तुलनात्मक रूप में अधिक चमकदार होता है। लाल रंग सबसे ऊपर, बैगनी रंग सबसे ऊपर, ये इनमें से कोई नहीं। तो बैगनी रंग जो होता है ये सबसे नीचे होता है, सबसे ऊपर नहीं होता है।
सबसे नीचे होता है और लाल रंग जो होता है सबसे ऊपर होता है। तो स्टेटमेंट नंबर जो है सी यह गलत है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है बैगनी रंग जो होता है सबसे नीचे होता है और लाल रंग सबसे ऊपर होता है, और ये जो होता है सर्वाधिक चमकदार होता है तुलनात्मक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंद्रधनुष कब नहीं बनेगा? तो इंद्रधनुष जब सूर्य हमारी पीठ के पीछे होगा, जब सूर्य हमारी आंखों के सामने होगा, जब बारिश हुई हो, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंद्रधनुष तब बनेगा जब जो है आप इंद्रधनुष को देखें। मान लीजिए इंद्रधनुष है, तो आप यहाँ पे हैं, सपोज करिए, सूर्य जब आपके पीछे होगी ना, तब यह जो है इंद्रधनुष आप देख पाएंगे। जब पीछे होगी तब। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंद्रधनुष कब नहीं बनेगा, ये पूछा कब नहीं बनेगा। तो जब सूर्य हमारी पीठ के पीछे रहेगा तो सही है भाई, सूर्य जो है पीठ के पीछे है। जब सूर्य हमारी आंखों के सामने होगा तो कैसे ही दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये तो स्टेटमेंट गलत है। और बारिश की बूंदे के बाद जब सूर्य की लाइटें पड़ती है तभी तो इंद्रधनुष बनता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो जब सूर्य हमारी आंखों के सामने है तब यह जो है इंद्रधनुष नहीं बनेगा, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बम डिस्पोजल दस्ता किस प्रकार सिद्धांत का कार्य करता है? तो बम डिस्पोजल दस्ता जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर देखते हैं 76 नंबर। जब धूप वर्षा की बूंदे पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार हैं? तो इसमें जो है ये इंद्रधनुष बनने में 3 चीजों का होना जरूरी है। पहले जैसे ये लाइट आई तो अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, फिर विवर्तन होता है। तो 3 चीजें होता है, परिक्षेप मतलब तो परिवर्तन हो गया, परिक्षेपण हो गया, आंतरिक परिवर्तन हो गया, तो तीनों ही हो जाएगा इसमें, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य के संदर्भ में हेलो प्रभाव के आधार पर गलत कथन, मतलब हेलो प्रभाव बोल रहा है, हेलो इफेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? यह सीरस बादलों में मौजूद आइस क्यूब के कारण एक प्रकाशीय घटना है। तो अच्छा, इसमें एक सुधार है, इनमें से कोई नहीं है, ये इनमें से कोई नहीं, डी नंबर जो ऑप्शन है। तो यह सीरस बादलों के मौजूद आइस क्यूब के कारण एक प्रकाशीय घटना है। तो सीरस बादलों में ही यह हेलो इफेक्ट बनता है। हेलो इफेक्ट मतलब हो गया सूर्य का छल्ला जो बन जाता है ना, उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। इसमें 22 डिग्री कक्षा भी कहा जाता है। यह प्रकाश अपवर्तन, परिवर्तन और बिखराव की घटना है। तो ये जो हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर, कि इसमें से कोई जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 78 पे। किसी व्यक्ति पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण को न्यूनतम कितना हो जाना चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, कि जैसे मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, क्या ही मैं व्यक्ति बना रहा हूँ, जैसे सपोज करिए ये व्यक्ति है, तो इसकी प्रतिबिंब तब पूरी बनेगी जब इसकी ऊंचाई का मिरर जो है इसका आधा होना चाहिए, एटलीस्ट हाफ होना चाहिए, तब वह पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो जानते हैं कि कार के बैक व साइड मिरर में होता है, सड़कों के परावर्तक लैंप में होता है, एटीएम के पास सुरक्षा युक्त में होता है, तो तीनों में ही होता है। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। इसे विजिलेंस दर्पण भी कहते हैं उत्तल को, आप ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग संभव है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ संभव है? आवर्धक लेंस बनाने में है, पार्किंग और सुरक्षा में है, ये भी इसमें स्टेटमेंट डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। डॉपलर प्रभाव में रेड शिफ्ट के बारे में पूछ रहा है। डॉपलर प्रभाव में रेड शिफ्ट का आशय है, तो इसका जो आशय है वह है स्रोत का प्रेक्षक के पास आना। स्टेटमेंट जो है बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अवतल दर्पण के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। अवतल दर्पण के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, उसके बारे में गलत स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें अंदर की ओर मुड़ी सतह से परावर्तन होता है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है सही है, अंदर की ओर ही यह परावर्तन होता है। इसमें आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसमें आभासी बनता है, सीधा बनता है, लेकिन यह बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ना कि छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट कौन सा बी नंबर जो है स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है, तो किसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है? सौर भट्टी में उपयोग नहीं है, सही बात है। सौर भट्टी व सेटेलाइट, इसमें सनग्लासेस और स्ट्रीट लाइट्स में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ना कि अवतल का। तो स्टेटमेंट नंबर जो है सी गलत हो जाएगा। टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में ये होता है उत्तल का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश की एक शक्तिशाली समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग करके चेहरे की बड़ी छवि देखी जा सकती है। अवतल दर्पण का उपयोग सूर्य के प्रकाश को सौर भट्टियों में गर्मी उत्पन्न करने के लिए केंद्रित करने में किया जाता है, और इनमें से एक से अधिक। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है प्रकाश से शक्तिशाली समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यह स्टेटमेंट सही है। और अवतल दर्पण का प्रयोग तो आप तो जानते हैं, नाक या फिर नाक कान गला में ऑपरेशन में इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण में।
ताकि वह चेहरा जो है बड़ा दिखे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अवतल दर्पण का उपयोग सूर्य के प्रकाश और सौर भट्टी में गर्मी उत्पादन करने के लिए किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो एक से अधिक जो है स्टेटमेंट ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 85 पे। किस दर्पण की सहायता से ऊंचे पेड़, कुतुब मीनार अथवा बुर्ज खलीफा इमारत का पूरा प्रतिबिंब आसानी से देखा जा सकता है? तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण में जो होता है वो प्रतिबिंब को आप दूर से भी आप आसानी से उसे देख सकते हैं, तो उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 86। निम्नलिखित कथनों में गलत कथन को पूछ रहा है, गलत कथन का चयन कीजिए। अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि इनके प्रभाव में किरणें एक बंद फोकस पर मिलती है। ठीक है, फिर बोल रहा उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैलाने का गुण रखता है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है सही है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और अपसारी दर्पण किसको कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं उत्तल को। लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो इसको बोलेंगे अभिसारी, अभिसारी लेंस। तो उल्टा हो जाता है, आप ये ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रकार का उदाहरण अभिसारी होता है? तो ये सेम क्वेश्चन देखिए आ गया। तो अभिसारी जो है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। किस दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर क्यों खड़े ना हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा? तो यह जो है सारे में होगा समतल, उत्तल, अवतल, सॉरी, इसमें जो होगा अवतल दर्पण में होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण भी है जो बड़ा दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 89। समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा गलत कथन को पूछ रहा है। ठीक, कहाँ गया, सॉरी, 89। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। पेरिस्कोप को बहुरूप दर्शन में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। समतल दर्पण में बड़े आकार का प्रतिबिंब भी संभव है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो समतल दर्पण पर बड़े आकार का प्रतिबिंब भी संभव है, हो नहीं सकता। समतल दर्पण में हमेशा बराबर बनेगा, बड़ा आकार कभी नहीं बनेगा। नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है, व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा? तो आप जानते हैं समतल दर्पण में अगर आप 2 मीटर पर सेकंड से जाएंगे तो आपको वह 4 मीटर पर सेकंड से वह वेग प्रतीत होगा और आप हमेशा उल्टा दिखाई देगा। तो ये आप देख लीजिए, और दुगुना देख लीजिएगा, 5 मीटर से 10 मीटर हो जाएगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड वह गति की दिशा विपरीत, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? तो सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है वह वर्षा बिंदुओं की एक बौछार से यह फैलाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समतल दर्पण कर सकता है प्रकाश के संदर्भ में, तो समतल दर्पण क्या कर सकता है? तो समतल दर्पण जो है परावर्तन कर सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है। वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि समानांतर किरण पुंज बनता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अवतल दर्पण जो हेडलाइट्स होते हैं, गाड़ी के जो हेडलाइट्स होते हैं उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, और क्योंकि समानांतर किरण पुंज बनाता है। 94 देखते हैं। यदि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, ऊर्ध्वशीर्ष व आवर्धित है तब वस्तु व्यवस्थित होगी, तो व्यवस्थित होगी यह दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस, मतलब कि ये हो जाएगा। बेसिकली ये पूछ रहा है, यह समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, ऊर्ध्वशीर्ष व आवर्धित होगा तब वस्तु व्यवस्थित होगी, तो एफ और फोकस दूरी के बीच होगा। यह 6 नंबर जो कंडीशन है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। अगर वक्रता केंद्र पे होगा तो यह सीधा इसी सामने इसके यह आगे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वायु के सापेक्ष किसी अन्य द्रव माध्यम में अपवर्तनांक का संबंध होगा सदैव 1 से अधिक। वायु के सापेक्ष किसी अन्य द्रव माध्यम में अपवर्तनांक जो है सदैव 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 96। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि विरल से सघन में, सपोज कर यहाँ पे पानी है और अभी उधर से आ रहा है, तो यह जो है प्रवेश जैसे ही करेगा तो यह इसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे मतलब यह घटता है सीधा,
इसका आंसर हो जाएगा बी। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है एक नंबर स्टेटमेंट दे रखा है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और कथन 2 है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी होती है। और थर्ड स्टेटमेंट है, वास्तविक प्रतिबिंब केवल आवर्धित प्रकृति मिलते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, ये पूछ रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो है उल्टी होती है, आप जानते हैं जैसे आप मिरर पे देखेंगे तो आपको उल्टा प्रतीत होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल आवर्धित प्रकृति में मिलते हैं, तो यह गलत है। आवर्धित तो ये उत्तल की बात कर रहा है ना, तो यह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिलता है। जबकि यहाँ इसमें जो उत्तल में क्या होता है, छोटा या बड़ा या बराबर, ठीक है, वास्तविक में होगा, वास्तविक में छोटा या बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरी घास का रंग हमें हरा क्यों दिखाई देता है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो आप कोई भी वस्तु जो होता है, कोई रंग कब दिखाई, जब प्रकाश का जो है परावर्तन होता है और उसका परिवर्तन होता है, तब वह रंग जो है दिखाई देता है। कोई भी कलर उसके परिवर्तन के कारण ही वह दिखाई देता है। यह हरे रंग का परिवर्तित करती है, इसलिए दिखाई देता है, ये हो जाएगा आंसर। 99 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सोलर कुकर में परवलयिक दर्पण का उपयोग होता है। फिर दे रखा है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने की घटना को प्रकाश का प्रक्षेपण कहते हैं। मानव आंख की स्पष्ट या न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। तो यह इनमें से नहीं, इसमें सुधार कर लीजिएगा, एक से अधिक है, एक से अधिक ऑप्शन में इसमें है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होते हैं और अवतल दर्पण को परवलयिक बोलते हैं, तो ये सही है। श्वेत प्रकाश के कारण 7 रंगों का विभाजन जो होता है परिक्षेपण कहलाता है, ये भी सही है। और मानव आंख की सुस्पष्ट दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, ये भी सही है। तो एक से अधिक इसका आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। सूर्य प्रकाश के अदृश्य भाग यानी अवरक्त विकिरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण घटना किससे संभव है, तो यह बैक्टीरिया से संभव है, आप ध्यान रखिएगा, यह बैक्टीरिया से ही हो पाता है, और तो ये आप ध्यान रखिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है इस टॉपिक का। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अवतल दर्पण पर यदि वस्तु वक्ता केंद्र पर रखती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर उल्टा हुआ वस्तु के समान आकार में बनता है, तो ये बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल यह सही है। मैं आपको इसको बता रहा हूँ आपको, जैसे यह जो है अवतल दर्पण ये जैसे बनाते हैं हम, तो ऐसे देख लीजिए कि यहाँ पे सी है, वक्ता केंद्र है, तो यह सीधा इसका उल्टा बनेगा, और एफ है और ये पी है सपोज करिए, तो ये यहाँ बनेगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, यह जो है कंडीशन है, ये 3rd नंबर की कंडीशन होती है। और यह जो है, यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण पीछे आभासी सीधा और वस्तु में आकार में बड़ा बनता है। तो एक मिनट, बड़ा बनता है। तो यह जो है स्टेटमेंट जो है यह सही है। और जब माध्यम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से अधिक हो जाएगा तो लेंस का व्यवहार बदल जाएगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इस तरह हम लोगों ने 50 से 101 नंबर तक का देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे ध्वनि व तरंग। तो धन्यवाद।